तो सामने देखिए बच्चा, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये स्टैट के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ने पढ़ने। देखो हमेशा देखो क्या होता है, पढ़ना आपको पूरा चाहिए, ठीक है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको बता दिया जाता है ताकि आप इन क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान दो। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं बेटा, वो आपको जैसे बार डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, ओजाइव है, पाई चार्ट है, मिनी मिडल मोड के क्वेश्चन बेटा, वो तो आपने प्रैक्टिस कर रखे होंगे, मैं मान के चलता हूँ कि बार डायग्राम एंड ऑल सब आपको अच्छे से आता है, ठीक है ना। बात थ्योरी की करते हैं तो नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, या दूसरा एक और साथ में जुड़ रहता था, इसकी सीमाएं क्या है। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व और उसकी सीमाएं क्या है, पहला क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट बनता है स्टैट में। नंबर 2, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़ों में अंतर है, यानी आपको प्राथमिक आंकड़ों के बारे में और द्वितीय आंकड़ों के बारे में, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की जो विधियां मैंने आपको लिखवाई थी, ठीक है ना, उसको बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। जो 5-6 जो भी विधियां आपको मैंने लिखवा रखी है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसकी सूटेबिलिटी यानी कहां कहां वो लगता है, उसके मेरिट डिमेरिट गुण दोष आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बेटा थ्योरी जो है ना थोड़ी कम बनती है बेटा स्टैट के अंदर, और जो बनती है इतने से क्वेश्चनों के अंदर ही बनेगी जो बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद द्वितीयक आंकड़े जो सेकेंडरी डेटा होता है, उसके प्रयोग से संबंधित सावधानियां मैंने आपको लिखवाई थी, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं कि अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व और उसकी सीमाएं बताइए। नंबर 2, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों में अंतर लिखना है। नंबर 3, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने की मुख्य विधियां क्या होती है, साथ ही साथ जो द्वितीयक आंकड़े हैं उसके प्रयोग से संबंधित सावधानियां क्या होती है। क्लियर हो गया? अभी आपके बोर्ड के सामने, बोर्ड पे जितने क्वेश्चन है बेटा उनको ध्यान से देखिए, पहले इनकी बात करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है NSSO और सेंसस में क्या क्या चीजें शामिल होती है, ठीक है। तो बेटा इसको तो ध्यान से पढ़ना, ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में एंड में करवा रखा होगा शायद कि NSSO और जो सेंसस था उसमें क्या कहते थे, बोलेगा कि जनगणना। जनगणना किसके अंदर आती है? जनगणना सेंसस में आती है। लाइव स्टॉक यानी जो पशु एंड ऑल के बारे में डेटा रखता है, कौन रखता है? NSSO रखता है। तो ये पता होना चाहिए। उसमें 4-4 5 पॉइंट लिखवा रखे ना, तो बेटा पता नहीं, जनसंख्या से रिलेटेड यहाँ आते हैं, बाकी सब यहाँ आता है इधर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसमें क्वेश्चन हर बार बनता है, ज्यादा देखा गया। उसके अलावा जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि, सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड में अंतर, इसको बेटा डीप तरीके से आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये। और प्रतिदर्श की विधियां, यानी जो सैंपलिंग मेथड हमने पढ़ा था बेटा, उसको भी अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि स्टैट के अंदर बनते हैं। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट है एक अच्छे वर्गीकरण, यानी जो क्लासिफिकेशन आप करते हो तो उसके विशेषताएं क्या है, एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषताएं क्या होती है। साथ ही साथ अपवर्जी और समावेशी श्रृंखलाओं में अंतर, अपवर्जी और समावेशी श्रृंखला क्या होती है, इसके बीच में अंतर, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, कुछ भी बाहर नहीं है, ठीक है ना। साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट एक और बनता है सारणी के भाग, यानी कंपोनेंट क्या होते हैं टेबल के, और साथ ही साथ सारणी रचना के बारे में, ठीक है। तो दोनों का आंसर एक जैसा ही होता है लगभग, तो आप इसको लिख सकते हो। देन माध्य, माध्यिका और बहुलक के गुण और दोष आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, याद रखना, ठीक है। गुण और दोष, माध्य, माध्यिका यानी जो माध्यक होता है, और बहुलक, इसके गुण दोष आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कई बार आ चुका है, ठीक है। किसी न किसी एक के गुण या दोष पूछ लेता है, ठीक है ना। रही बात विशेषताएं की, तो गुण से ही आप विशेषताएं एंड ऑल बना लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, गुण और दोष तीनों के पढ़ने, अच्छे से याद रखना। साथ ही साथ आवृत्ति वक्रों की विभिन्न आकृतियां, मैंने आपको बताया था जे शेप कर्व बनता है, वो बहुत तरह के कर्व बताए थे मैंने आपको। तो ये जो कर्व है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि एक नंबर का अगर क्वेश्चन कर्व वाला भी आता है तो आपको पहचान सको कि वो कौन सा कर्व है, कौन सा वक्र बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये कितने क्वेश्चन आपके सामने 12 लिखे हैं, शायद सीरियल काउंटिंग भी सही है, नंबरिंग सही है। तो 12 क्वेश्चन, देखो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाने वाला, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल नहीं करूंगा, कल आपका पेपर है, ठीक है ना। और उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक भी आपको बोलता हूं, ठीक है। पहले फटाफट से 12 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, अच्छे से रट्टा लगा लेना, और न्यूमेरिकल पोर्शन प्लीज छोड़ना मत, ठीक है। और वो जो पाई चार्ट है बेटा, उसको डी की मदद से पहले तो गोला बना लेना, देन एक बार एक लाइन खींचने के बाद फिर डी से एक एंगल बनाना, फिर उसके बाद जो एंगल बन गया उस लाइन पे अगला एंगल बनाना, फिर उससे अगले, बताया था ना कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे सपोज करो पाई चार्ट ये, तो पहले कोई भी एक लाइन खींच लिया, मान लो अगर 90 का है, वहां पे दिया एंगल था तो सीधा खींच ही लेना 90। बाकी अगर क्या नाम है, अगर वहां पे 90 का एंगल है तब तो 90 खींच देना, तब तो दिक्कत नहीं है। एक लाइन सीधी पहले ये खींच देना, फिर 90 का एंगल बन जाएगा, फिर डी यहाँ रखना, अगला एंगल बन जाएगा, फिर डी इस वाले पे रखना, अगला एंगल बन जाएगा, डी इस पे रखना, अगला एंगल बन जाएगा। बट अगर मान के चलो 90 नहीं है खाली, तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहले एक लाइन खींच लेना, इस पे डी रख के पहले कोई भी एंगल जितने का भी बना लेना, फिर जो लाइन खींच गई इस पे डी रख के अगला एंगल बनेगा, इस पे डी रख के अगला एंगल बनेगा, ऐसे बना लेना।
पाई चार्ट बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो अब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट पार्ट में ही मैं बताने वाला हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से आपको करने हैं व्यस्टियर साथ में, ठीक है।